पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आवेश यानी कि चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड चार्ज का एसआई मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड को किस नाम से जाना जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, जो एम्पियर सेकेंड ये चार्ज का एसआई यूनिट है और इसी को कूलम के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से चार्ज का एसआई यूनिट कूलम हो जाएगा। यानी कि एम्पियर सेकेंड भी चार्ज का एसआई यूनिट होता है और एम्पियर सेकेंड को ही कूलम, एक जो वैज्ञानिक थे उसी के नाम पर कूलम उसको नाम रखा गया है, यानी कि एम्पियर सेकेंड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आवेश का विमा क्या होता है। विमा मीन्स डायमेंशन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो आवेश का जो विमा होता है एम नोट एल नोट टी ए, या सिर्फ और सिर्फ टी ए भी दिया हुआ हो सकता है, या एम नोट एल नोट टी आई, यानी कि एम नोट एल नोट टी ए भी होता है, एम नोट एल नोट टी आई भी होता है। तो आवेश का ये डायमेंशन हो गया, यानी कि विमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश कैसी राशि है, यानी कि चार्ज कैसी राशि है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा अदिश राशि, यानी कि इंग्लिश में स्केलर क्वांटिटी। तो आवेश एक अदिश राशि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, आवेश का सीजीएस मात्रक यानी कि सीजीएस यूनिट क्या होता है। सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, यूनिट क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ईएसयू। ईएसयू यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर इसको स्टेट कॉलम भी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको स्टेट कूलम भी कहा जाता है। यही आवेश का एसआई मात्रक है, सॉरी सीजीएस मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, ईएसयू आवेश का सीजीएस मात्रक है। तो एक कूलम में कितने ईएसयू होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 3 × 10⁹ ईएसयू, यानी कि 3 × 10⁹ ईएसयू होता है। यानी कि कूलम बड़ा होता है, ईएसयू छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, आवेश का एसआई मात्रक हो गया आवेश का एसआई मात्रक हो गया कूलम, उसके बाद सीजीएस मात्रक हो गया ईएसयू। उसी तरह से और अदर जो यूनिट होते हैं वो होते हैं ईएमयू, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या एब्सोल्यूट कूलम। और एब्सोल्यूट कूलम को ही शॉर्ट में एबी कूलम भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ईएमयू में कितने कूलम होते हैं। एक ईएमयू में कितने कूलम होते हैं। ईएमयू यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो एक ईएमयू में 10 कूलम होते हैं, यानी कि ईएमयू कूलम से बड़ा होता है। और कूलम जो है एसआई मात्रक है किसका, चार्ज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ईएमयू में कितने ईएसयू होते हैं। तो ईएसयू चार्ज का सीजीएस यूनिट और ईएमयू अदर यूनिट। तो एक ईएमयू में 3 × 10⁻10 ईएसयू होता है, यानी कि 3 × 10⁻10 ईएसयू। अगला क्वेश्चन है, आवेश की सबसे छोटी इकाई क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आवेश की जो सबसे छोटी इकाई है वो फ्रैंकलिन है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश की बड़ी इकाई क्या है। आवेश की बड़ी इकाई, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई इसको बोल सकते हैं। यह है फैराड, यानी कि आवेश की जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो होती है फैराड। अगला क्वेश्चन है, एक फैराड में कितने कूलम होते हैं। एक फैराड में कितने कूलम होते हैं। तो ये हो जाएगा 96,487, या फिर इसको हम लोग लगभग में बोलते हैं 96,500 कूलम। तो जैसा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है उसी तरह से आप लोग टिक लगाएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट वीवीआई बोल सकते हैं हम लोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, यानी कि एक फैराड में 96,500 कूलम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आवेश का खोजकर्ता किसे माना जाता है। यहाँ किसे होगा, सॉरी। आवेश का खोजकर्ता किसे माना जाता है, यानी कि आवेश की खोज किसने की। तो ये है थेल्स। थेल्स को माना जाता है आवेश का खोजकर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आवेश की खोज कब की गई। आवेश की खोज यानी कि थेल्स ने कब की। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 600 BC, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व में आवेश की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, आवेश को 2 भागों में किसने बांटा। 2 भाग, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज, यानी कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो इसको किसने बांटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आवेश को 2 भागों में, निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बांटा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक एंगस्ट्रॉम को ए नोट से डिनोट किया जाता है, यानी कि सूचित किया जाता है। इसमें कितना मीटर होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का जो लीनियर डेंसिटी होता है, यानी कि लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कूलम पर मीटर। ये C फॉर कूलम और M फॉर मीटर। कूलम पर मीटर ही आवेश का रैखिक घनत्व का एसआई मात्रक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश के रैखिक घनत्व का विमा क्या है? विमा मीन्स डायमेंशन। तो आवेश के जो रैखिक घनत्व होता है उसका विमा हो जाता है m0 L पे पावर -1 TA, यानी कि m0 L इनवर्स TA इसका विमा हो जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक क्या है? यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमा क्या है? यानी कि डायमेंशन क्या है आवेश के पृष्ठीय घनत्व का, यानी कि सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का डायमेंशन क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा m0 L इनवर्स टू TA, यानी कि m0 L पे पावर -2 TA ये आवेश के पृष्ठीय घनत्व का विमा यानी कि डायमेंशन हो जाएगा। आवेश के आयतनिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? यानी कि वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम पर मीटर क्यूब होता है। कूलम पर मीटर क्यूब। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आवेश के आयतनिक घनत्व की विमा क्या है? विमा मीन्स डायमेंशन, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है m0 L -3 TA, यानी कि m0 L इनवर्स 3 TA होता है आवेश के आयतनिक घनत्व का विमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण आवेश को किस नाम से जाना जाता है? घर्षण आवेश मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं घर्षण आवेश। तो इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है स्थिर आवेश, यानी कि स्टैटिक चार्ज। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश को उत्पन्न करने के कितने विधि हैं? यानी कि आवेश को कितने विधियों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3, यानी कि 3 विधियों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो अब कौन कौन सी विधि है इसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है स्थिर वैद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो वो 2 तरह के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सजातीय आवेशों के बीच होता है। सजातीय मतलब लाइक चार्जेस, यानी कि जो एक तरह के चार्जेज होते हैं उसके बीच होता है विकर्षण, यानी कि रिपल्सन, यानी कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगला क्वेश्चन है विजातीय आवेशों के बीच होता है, यानी कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अलग अलग तरह के चार्ज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके बीच आकर्षण होता है, यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम लोग कह सकते हैं। हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता यानी कि इलेक्ट्रोपरमिटिविटी कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वो होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, इतनी होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ये इसका यूनिट हो गया। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रो परमिटिविटी का जो यूनिट होता है यानी कि वैद्युतशीलता का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसका जो पूरा मान होता है हवा या निर्वात में वैद्युतशीलता का वो होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा इसको आप ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हवा या निर्वात के लिए स्थिर वैद्युत बल का मान कितना होता है? यानी कि हवा, एयर या वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है? तो ये हो जाता है 9 × 10⁻⁹
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q मतलब Q1 हो गया एक चार्ज और Q2 दूसरा चार्ज, और R हो गया उसके बीच की दूरी यानी कि डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है वो उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की विमा होती है, यानी कि डायमेंशन इसका क्या होता है? तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। तो जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है एम नॉट एल नॉट टी नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है, जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है वो होता है 80। तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 80 होता है जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है धातु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है? यानी कि धातु मेटल्स के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान अनंत होता है, यानी कि इन्फिनाइट होता है धातु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान। अगला क्वेश्चन है हवा के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है? तो हवा के लिए जो होता है 1.008 होता है, जिसको हम लोग लगभग में 1 मान सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निर्वात के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है, निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए 1 होता है, यानी कि हवा के बराबर लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा पट्टी यानी कि एनर्जी बैंड कितने प्रकार के होते हैं? तो एनर्जी बैंड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन होते हैं इसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य हो तो उसको चालक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य हो उसको चालक कहते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉरबिडन एनर्जी गैप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उसे क्या कहते हैं? यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो यानी कि करंट उससे फ्लो नहीं होगा, यानी कि उसको इंसुलेटर बोलेंगे, इसको हिंदी में कुचालक या फिर अचालक कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसी को इंसुलेटर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी कम लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उसको क्या कहेंगे? अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसको अचालक बोलेंगे यानी कि इंसुलेटर, अगर शून्य हो तो उसको चालक बोलेंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसको सेमी कंडक्टर बोलेंगे यानी कि अर्धचालक बोलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चले हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश प्रवाहित न हो परंतु आवेश उत्पन्न हो, ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश उत्पन्न हो लेकिन उससे आवेश फ्लो नहीं हो यानी कि प्रवाहित नहीं हो, तो ऐसे पदार्थ को डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जैसा कि कॉम, कंघी, इसमें आवेश उत्पन्न होता है। विलेन क्लॉथ यानी कि ऊनी जो कपड़े होते हैं इसमें आवेश ज़रूर उत्पन्न होते हैं लेकिन आवेश इससे फ्लो नहीं होते यानी कि प्रवाहित। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कितने प्रकार के होते हैं? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जिसमें चार्ज उत्पन्न होता है लेकिन चार्ज उससे फ्लो नहीं होता है उसी को डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 2, यानी कि 2 तरह के होते हैं। वो हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस पर डिस्कस करेंगे जो कौन कौन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कुल आवेश हमेशा डैश रहता है। तो कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है यानी कि संरक्षित रहता है। यही ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है, यानी कि कुल आवेश हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट आवेश का एसआई मात्रक बताएं। विशिष्ट आवेश यानी कि स्पेसिफिक चार्ज, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है कूलम पर केजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो एसआई मात्रक हो जाता है वो होता है कूलम पर केजी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट आवेश की विमा बताएं। जैसा कि अभी यहाँ ऊपर ऐसा ही मात्रक पूछा गया था, यहाँ पे विमा तो M इनवर्स L नोट TA, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, M इनवर्स L नोट TA, तो आप ध्यान रखेंगे ज़रूर। विशिष्ट आवेश यानी कि स्पेसिफिक चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो M इनवर्स L नोट TA होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ना आपके स्क्रीन पे है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻31 kg, यानी कि 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि मास। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। तो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19, यानी कि -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान तो होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, यानी कि 1.66 गुना 10⁻⁻27 kg होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान, यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन पर आवेश का मान बताएं। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर तो हम लोगों ने देख लिया, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सिर्फ फ़र्क इतना है, जो प्रोटॉन में जो है यहाँ प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन में माइनस हो जाता है, बाकी सेम रहता है। यानी कि प्रोटॉन में हो जाएगा +1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है सबसे अधिक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा जो होता है न्यूट्रॉन का ही द्रव्यमान होता है, वो हो जाता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg, जबकि जो प्रोटॉन था उसका था 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश यानी कि चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है। तो ये होता है 0, यानी कि न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है, नाम ही से पता चलता है न्यूट्रॉन और न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक द्रव्यमान किसका होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, जो सबसे अधिक द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन का होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ज़रूर इसको ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा। इलेक्ट्रॉन को किसने खोजा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया वो जे थॉमसन ने किया। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का को खोजा किसने। तो इसको खोजा था गोल्डस्टीन ने, लेकिन इसको जो नामकरण किया था, यानी प्रोटॉन जो नाम दिया था वो दिया था रदरफोर्ड, इसलिए प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का नामकरण किसने किया। तो नामकरण जो किया था वो रदरफोर्ड किया था। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और उसका जो नामकरण किया था ये रदरफोर्ड किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने किया, जेम्स चैडविक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्पेसिफिक चार्ज का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम पर केजी। तो चार्ज का जो ऐसा ही विशिष्ट आवेश होता है इलेक्ट्रॉन का वो होता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश हो जाता है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर केजी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है, यानी प्रोटॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। प्रोटॉन का हो जाता है 0.96 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम पर केजी। तो ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है। न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश, क्योंकि विशिष्ट आवेश का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन मास। तो चार्ज, क्योंकि न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 रहता है, 0 बटे मास कितना भी देंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसलिए न्यूट्रॉन का विशिष्ट आवेश स्पेसिफिक चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 0 कूलम पर केजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का वास्तविक पहचान क्या है? आवेश का जो वास्तविक पहचान होता है वो क्या होता है? अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन, यानी आकर्षण या विकर्षण। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकर्षण ही होता है आवेश का वास्तविक पहचान। आवेश का जो असल में पहचान है वो विकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल का चिप्स बनाने में किस अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहली बात, मोबाइल का चिप्स जो बनाया जाता है वो अर्धचालक से बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो मोबाइल का चिप्स बनाने में कौन से अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। ठीक है। विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता जिसको इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, या फिर इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ। ये तीनों नाम विद्युत तीव्रता का ही है इंग्लिश में। तो ये एक कैसी राशि है, यानी कि अदिश है या फिर सदिश है? तो ये ध्यान रखेंगे सदिश राशि है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो विद्युत तीव्रता कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक बताएं। तो विद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इसका जो है तीव्रता, इसका तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन पर कूलम होता है। न्यूटन यानी कि फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है, और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत तीव्रता की विमा बताएं, यानी कि डायमेंशन। तो विद्युत तीव्रता की जो विमा होती है, डायमेंशन, वो ml T−3 A−1 होती है, यानी कि ml T⁻³ A⁻−1, ये विद्युत तीव्रता का विमा होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, विद्युत विभव जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं, इसका एसआई मात्रक बताएं। तो विद्युत विभव, विभव आ गया, इसका मतलब वोल्ट आना ही है। तो इसको जूल पर कूलम भी बोला जाता है, या फिर इसको वोल्ट कहा जाता है। तो विद्युत विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल पर कूलम या वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कैसी राशि है? तो ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। विद्युत विभव कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत विभव की विमा बताएं। विद्युत विभव की विमा, विमा मीन्स डायमेंशन। तो डायमेंशन जो हो जाएगा ml²T⁻3 A−1, ml²T⁻3 A−1 जो है विद्युत विभव की विमा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, ये कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विद्युत विभव एक अदिश राशि थी, और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये एक सदिश राशि है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखेंगे इसको आप ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप, विद्युत, ये विद्युत है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दिशा होती है, तभी ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? सदिश राशि है। तो ये जो होती है इसकी दिशा ऋणात्मक से धनात्मक, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसकी दिशा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका जो एसआई मात्रक हो जाता है कूलम मीटर, कूलम मीटर होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा बताएं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा, तो विमा जो हो जाता है m0 LTA, या फिर इसको LTA भी बोल सकते हैं, या फिर m0 LTA। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, किसी, ये किसी है, किसी समविभवीय सतह यानी कि एक्वी पोटेंशियल सरफेस, जिस सरफेस का पोटेंशियल सेम हो यानी कि समान हो, के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता होती है, यानी कि किसी समविभवीय सतह के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता कैसी होती, क्या होती है? तो लंबवत होती है, यानी कि वहाँ पे परपेंडिकुलर होती है विद्युत तीव्रता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, विद्युत बल रेखाएं यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है? तो ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है, जबकि विद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं होती है, लेकिन ये वास्तविक विद्युत क्षेत्र को दर्शाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल रेखाएं सतह पर हमेशा होती है, विद्युत बल रेखाएं सतह पर जो है हमेशा लंबवत होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ध्यान रखेंगे। दो विद्युत बल रेखा जो है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन अधिक स्ट्रॉन्ग है, यानी कौन ज़्यादा मजबूत है। तो स्थिर विद्युत बल जो है ये ज़्यादा मजबूत होता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। स्थिर विद्युत बल जो है वो ज़्यादा मजबूत होता है